Hello students, this is your lesson number 15, improvement in crop production, and this is the next topic of your lesson in page number 206. The next topic is manure. Now what is manure? Manure contains large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the soil. Manure is prepared by the decomposition of animal excreta and plant and waste. Manure helps in enriching soil with nutrients and organic matter and increasing soil fertility. The bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure. This involves increasing the water holding capacity in sandy soils, in clay soils. The large quantity of organic matter help in the drainage and in avoiding water logging. मीन्स मैन्योर क्या करता है? मैन्योर जो है मीन्स जिसे हम खाद बोलते हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है. वो बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स, मीन्स जो डेड एनिमल्स है उनके जो वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, प्लांट का जो वेस्ट है, उससे मैन्योर बनता है. उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारा मैन्योर होता है. वो हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड ऑर्गेनिक मैटर इन इंक्रीजिंग, और वो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है. द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर. और ऑर्गेनिक मैटर जो है, बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमारे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करता है. दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स, और सैंडी सॉइल्स में ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. इन क्लेई सॉइल्स द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग. क्लेई सॉइल में वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें वो हेल्प करता है ड्रेनेज, हेल्प इन ड्रेनेज एंड अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग. वाटर जो मीन्स मिट्टी में जो मीन्स मिट्टी के अंदर वो जाता ही नहीं है, पानी ऊपर ही ऊपर रह जाता है, एक पॉन्ड टाइप वो बन जाता है. तो वो जो सिचुएशन हो जाती है सॉइल एंड वाटर की, ऐसी वो नहीं होती. एंड फील्ड में वो ज़्यादा पानी वो अगर उस मिट्टी के ऊपर रहेगा तो सारा जो है वो दलदल हो जाएगा और जो फसल भी है वो सड़ जाएगी. तो उस वजह से जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पूरा अंदर अर्थ मीन्स जो सॉइल है उसके बिल्कुल अंदर तक वाटर को सप्लाई करता है. इन यूजिंग मैन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल विच इज़ एडवांटेजेस इन प्रोटेक्टिंग. और ये जो मैन्योर में है हम बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल हम यूज़ करते हैं, वो एडवांटेजेस है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. मीन्स हम एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो उसमें हेल्प करता है, हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैन्योर जो है. यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फ्रॉम वेस्ट. वेस्ट में से हम उसे रिसाइकल करके हम फार्म वेस्ट के उससे हम बनाते हैं मैन्योर. बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज. अब बायोलॉजिकल मटेरियल जो हमने यूज़ किया है उससे हम किस टाइप का मैन्योर बना सकते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट. द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लिव, लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, etc. is decomposed in pits is known as composting. मीन्स कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो है एक प्रोसेस है जिसमें फार्म वेस्ट मटेरियल वो है वो एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज़ और डोमेस्टिक वेस्ट जो है सीवेज वेस्ट है, स्ट्रॉ है, इरेडिकेटेड वीड्स है, जो हम वीड्स हमारे काम में नहीं आती, हमने निकाल दी हुई होती है, उसको हम डीकम्पोज करते हैं. एंड पिट्स इज नोन एज कंपोस्टिंग. उसे हम डीकम्पोज करके और उससे दैट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर हमें मिलता है. कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज. दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट. मीन्स कंपोस्ट को हम प्रिपेयर करते हैं अर्थवॉर्म ने, जो अर्थवॉर्म जो होती है वो मतलब डिग आउट करके वो जो सॉइल को है वो पूरा होलो टाइप बना देती है, जिससे कि जो प्लांट है वो जल्दी उसके रूट्स बहुत अंदर तक पहुंच जाए और वाटर जो है वो भी, वाटर का जो लेवल है वो भी मीन्स मेंटेन रहे. सो दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट. नाउ ग्रीन मैन्योर. प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड, सम प्लांट्स लाइक सन, हेम्प और गुआर
are grown and then mulched by plugging them into the soil. These green plants thus turn into green manure, which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. अब ग्रीन मैन्योर जैसे कि कुछ प्लांट्स है, सन हेम्प है, गुआर है, उसे हम जब हम फार्मिंग के लिए जाते हैं वहाँ पर हमें ऐसे प्लांट्स मिलते हैं तो हम उसे प्लग करके निकाल देते हैं, प्लगिंग करके निकाल देते हैं सॉइल में से, और ये जो ग्रीन प्लांट्स है उसे हम कंपोस्ट करके ग्रीन मैन्योर बनाते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वो हमारी सॉइल को प्रोवाइड करता है. नाउ फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स करने के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिशन देने के लिए. फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. और फर्टिलाइजर क्या सप्लाई करता है? नाइट्रोजन देता है, फॉस्फोरस देता है, पोटेशियम देता है. दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, और उससे हमारे जो वेजिटेटिव ग्रोथ है प्लांट्स की वो अच्छी होती है. गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग. और प्लांट्स को वो हेल्दी बनाता है. फर्टिलाइजर्स आर फैक्टर इन द हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग. हाई कॉस्ट फार्मिंग में हम ये यूज़ करते हैं. फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग pre and post application precautions for their complete utilization. For example, sometimes fertilizers get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plants. This excess fertilizers then leads to water pollution. और फर्टिलाइज़र जो है हम अप्लाई करते हैं, प्रॉपर डोज देते हैं, प्रॉपर टाइमिंग में हम रखते हैं, ऑब्जर्वेशन उसका करते हैं, प्री पोस्ट एप्लीकेशन और पोस्ट एप्लीकेशन भी हम यूज़ करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे कि वो कंप्लीट यूटिलाइज हो जो फर्टिलाइज़र है वो. और फॉर एग्जांपल समटाइम्स फर्टिलाइज़र गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन. ज़्यादा पानी देने की वजह से भी जो फर्टिलाइज़र है वो वॉश हो जाता है एंड आर नॉट फुली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और वो फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं होता प्लांट्स के थ्रू. दिस एक्सेस फर्टिलाइजर देन लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन. और ये जो एक्सेस फर्टिलाइजर जो हमारा एक्सेस जो हमारे निकल जाता है उससे वाटर पॉल्यूशन होता है. ऑल्सो एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी. अगर हम कंटिन्यूसली फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं किसी लैंड में तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, सॉइल को स्पॉइल कर देता है. बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश्ड. और जो ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल का वो मीन्स रिप्लेनिश नहीं होता, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते. इन द सॉइल आर हार्म बाय द फर्टिलाइजर्स यूज्ड. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के होते हैं वो फर्टिलाइजर के थ्रू मीन्स हार्म करते हैं हमारी सॉइल को. शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यूजिंग मैन्योर फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी हैव टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एमिंग फॉर ऑप्टिमम यील्ड्स इन क्रॉप प्रोडक्शन. मीन्स फर्टिलाइज़र हम यूज़ करें उससे बेटर यही है कि हम मैन्योर यूज़ करें. मैन्योर यूज़ करने से क्या होगा कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस नहीं होगी और हमारी सॉइल जो है वो लॉन्ग टाइम कंसिडरेशन में रहेगी, लॉन्ग टाइम फार्मिंग के लिए यील्डिंग्स में काम आएगी. Now, organic farming is a farming system with minimal or no use of chemicals as fertilizers, herbicides, pesticides, etc. And with a maximum input of organic manures, recycled farm waste, straw and livestock excreta, use of bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizers, neem leaves or turmeric especially in grain storage of biopesticides. With healthy cropping systems, mixed cropping, intercropping and crop rotation is discussed below in 15.1.2. These cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control besides providing nutrients. Now, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो फार्मिंग का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम केमिकल का यूज़ नहीं करते, फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ नहीं करते, एज हम हार्बिसाइड्स का यूज़ नहीं करते, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते. एंड विद अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स पुट करते हैं. फार्म वेस्ट को हम रिसाइकल करते हैं, जितना भी स्ट्रॉ है, लाइव स्टॉक है, एक्सक्रीटा है, बायो एजेंट्स है हमारे, उन सब को हम रिसाइकल करते हैं. सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, और ब्लू ग्रीन एल्गी का हम यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर को बनाने में. नीम लीव्स और टर्मरिक स्पेशली इन ग्रेन स्टोरेज एज बायो पेस्टिसाइड्स, और नीम ग्रीन्स और टर्मरिक का हम स्पेशली यूज़ करते हैं बायो पेस्टिसाइड्स में, ग्रेन स्टोरेज में. विथ हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम्स, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन आर डिस्कस्ड बिलो इन 15.1.2. अब हेल्दी क्रॉपिंग क्या है सिस्टम में, हम मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन क्या है वो हमने नीचे इरिगेशन और बहुत सारी स्टेप्स है उसमें हमने डिस्कस किया है.
This cropping system is beneficial in insect, pest and weed control besides providing nutrients. और ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये इंसेक्ट और पेस्ट के लिए मीन्स हमारे क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है। वो इंसेक्ट और पेस्ट से हमें मीन्स बचाता है। नाउ इरिगेशन मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड, दैट इज द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इन मोस्ट एरियाज इज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून्स एंड सफिशिएंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। अब इंडिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेन फेड मीन्स रेन की वजह से क्रॉप्स जो है कुछ एरियाज़ में हम पानी जो है वो रेन पे डिपेंडेंट है, मानसून पे डिपेंडेंट है और सफिशिएंट रेनफॉल जब होती है तभी वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं उस सीज़न में। ना हेंस पुअर मानसून कॉज क्रॉप फेलियर, और अगर मानसून अगर कम आती है तो हमारे क्रॉप्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं मीन्स प्रॉपरली उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। एंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेजेस ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड्स ऑफ एनी क्रॉप। और क्रॉप्स को प्रॉपर टाइम में राइट स्टेज पे अगर ग्रोइंग सीजन के टाइम में हम उसे प्रॉपरली वाटर देते हैं उसी वजह से जो है यील्ड्स जो है क्रॉप की वो इंक्रीज होती है। देयरफॉर मैनी मेजर्स आर यूज्ड टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर एंड लैंड इरिगेशन। और ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर और लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा अंडर इरिगेशन वाटर देते हो। ना मोर टू नो ड्रॉट्स ऑकर बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स। जो सूखापन आ जाता है हमारी लैंड में वो जो होता है वो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो रेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिस टाइम पे उसे चाहिए उस टाइम पे नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा मीन्स वाटर की कमी रहती है लैंड पे, तो उसी वजह से ड्रॉट आता है ना। ड्रॉट पॉजेस अ थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरियाज वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज इरीगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन रेन। अब वहाँ पर अगर वो लोग फार्मर्स जो हैं वो इरीगेशन मेथड यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ रेन पे डिपेंड रहते हैं, तो लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। और लाइट सॉइल में जो है वो लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मीन्स वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। इन एरियाज विद लाइट सॉइल्स क्रॉप्स गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशंस। और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे क्रॉप्स है वो मीन्स अफेक्ट करती है ड्रॉट कंडीशंस को। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज़ विच कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशंस। और साइंटिस्ट जो है उन्होंने कुछ डेवलप किया होता है क्रॉप की वेराइटीज़ जो कि ड्रॉट कंडीशंस में भी वो डेवलप हो जाते हैं और ग्रोथ हो जाते हैं। नाउ इंडिया हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इंडिया में वाइड वेराइटी है वाटर रिसोर्सेज की एंड हाईली वेरिड क्लाइमेट, और क्लाइमेट भी हमारा काफ़ी मीन्स अच्छा है। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम्स आर अडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। दिस इंक्लूड्स वेल्स, कैनल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। हमारे पास ऐसे बहुत सारे काइंड्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम्स हैं जो कि वाटर सप्लाई के लिए हम एग्रीकल्चरल लैंड में हम डिपेंड होते हैं, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल लाइक वेल है, कैनल्स है, रिवर्स है, टैंक्स हैं। नाउ वेल, दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स नेमली डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। अब हमारे पास डग वेल भी है, ट्यूब वेल भी है। इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बेरिंग स्ट्राटा। वाटर जो है हम बेरिंग स्ट्राटा से हम कलेक्ट करते हैं। ट्यूब वेल्स कैन बी टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्राटा, और डीपर स्ट्राटा से मीन्स अंडर गोइंग मीन्स बहुत ज़्यादा डीप में होता है उसका पाइपलाइन सिस्टम, और उसमें से वो हमें टैप के थ्रू हमें वाटर देता है। दिस वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पम्प्स, और पंप के थ्रू वो पानी जो है वो बाहर आता है और इरीगेशन प्रोसेस में यूज होता है। ना कैनल्स, दिस इज यूजुअली एन इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरीगेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम कैनल्स रिसीव वाटर फ्रॉम one or more reservoirs from rivers. The main canal is divided into branch canals having further distributaries to irrigate fields. Means कैनल जो है हम यूजुअली हम इरीगेशन सिस्टम में ही हम यूज़ करते हैं। इन दिस सिस्टम कैनल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वर्स फ्रॉम रिजर्व्स। मीन्स बहुत सारे रिजर्वॉयर्स में से हम कैनल में जो पानी आता है रिवर्स में से, पॉन्ड्स में से, सब जगह से पानी आता है वो कैनल में मीन्स कलेक्ट कर लेते हैं। द मेन कैनल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनल्स, और मेन कैनल में से हम ब्रांच कैनल बनाते हैं हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर्स टू इरीगेट फील्ड्स। और कैनल में से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरी कैनल्स बनाते हैं जिससे कि फील्ड्स को इरीगेशन प्रोसेस में फील्ड्स के इरीगेशन प्रोसेस में वो कैनल का वाटर यूज़ किया जाए।
नाउ रिवर लिफ्ट सिस्टम, अब रिवर लिफ्ट सिस्टम इन एरियाज वेयर कैनल फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू inadequate reservoir release. The lift system is more rational. Water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in areas close to rivers. रिवर्स जो है वो रिवर्स लिफ्ट सिस्टम जो है ऐसे एरिया में जहाँ से कैनल फ्लो नहीं करता और वो इनसफिशिएंट होता है, इरेगुलर होता है, हमें प्रॉपरली वाटर नहीं मिलता किसी रिजर्वर से, वहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाता, तो वहाँ पर हम वाटर जो है डायरेक्टली हम रिवर से खींच कर लेकर आते हैं. मीन्स ड्रॉन मीन्स खींचना होता है. सो किसी कैनल बना के या किसी भी तरीके से हम वाटर लेकर आते हैं फ्रॉम द रिवर्स एंड सप्लीमेंटिंग इरीगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर्स. और रिवर्स के आसपास ये जो एरियाज हैं वहाँ पर हम सप्लीमेंटिंग करते हैं, मीन्स वहाँ पे सप्लाई करते हैं वाटर. नाउ टैंक्स, दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज. टैंक जो है वो स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स है जो कि है वहाँ पे इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज, जो कि स्मॉल एरियाज हैं वहाँ पर वो वाटर सप्लाई करते हैं. फ्रेश इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, और हम फ्रेश लेते हैं वाटर जिससे कि हमारी जो वाटर की लेवल जो है वो इंक्रीज हो और एग्रीकल्चर में रेन वाटर में हमें वाटर अवेलेबल हो, जैसे कि हार्वेस्टिंग है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है, इन सब में हमें वाटर अवेलेबल हो. दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स, और ये जो है हम स्मॉल चेक डैम्स में भी इन वाटर को यूज़ करते हैं. लीड टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसे इंक्रीज करने के लिए. द चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन. और चेक डैम जो है वो स्टॉप करता है रेन वाटर को. इट मीन्स जो रेन वाटर जो फ्लो करता है वो चेक डैम्स में स्टोर हो जाता है और वो मीन्स फ्लो नहीं हो पाता, जैसे कि कभी कभी डैम में से ओवरफ्लो हो जाता है रेन वाटर से, तो चेक डैम्स जो है उसमें स्टोर हो जाता है सारा वाटर, जो कि ओवरफ्लो जो वाटर होता है वो चेक डैम्स में सारा स्टोर हो जाता है. ऑल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है. नाउ क्रॉपिंग पैटर्न्स, different ways of growing crops can be used to give maximum benefit. Mixed cropping is growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land. For example, wheat plus gram, wheat plus mustard, groundnut plus sunflower. This reduces risk and gives some insurance against failure of the one of the crops. मीन्स आजकल क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो उस वजह से वो लोग वीट प्लस ग्राम मीन्स गेहूँ के साथ वो लोग ग्राम उगाते हैं, चना उगाते हैं, वीट के साथ मस्टर्ड उगाते हैं, ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर उगाते हैं, जिससे कि उनका रिस्क जो है वो कम रहे. और अगर क्रॉप्स कोई फेल हो जाता है तो दूसरा क्रॉप अगर बच जाता है तो वो उन्हें फार्मिंग के लिए मीन्स जब वो लोग जब सेल करने जाएं ग्रेन्स को, सेरल्स को, तब उन्हें लॉस ना हो और फार्मिंग उनका फेलियर ना हो. नाउ हियर इज अ नेक्स्ट पेज नंबर 208. Intercropping is growing 2 or more crops simultaneously on the same field in definite pattern. मीन्स इंटरक्रॉपिंग वो होता है 2 और 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को हम एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं एक ही पैटर्न में. अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद अ फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप. मीन्स कुछ रो होती है वो एक क्रॉप की होती है और उसी के बाद अल्टरनेटिव में कुछ रो जो होती है वो नेक्स्ट क्रॉप की रहती है. फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन प्लस मेज, और फिंगर मिलेट मीन्स बाजरा और लोबिया मीन्स काउपी. द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. क्योंकि ये दो अलग अलग क्रॉप्स को हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट रहती है. दिस इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाइड एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड. और ये क्या करते हैं कि वो मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं क्रॉप्स में, और ये ऑल्सो प्रिवेंट्स और पेस्ट से बचाते हैं, डिजीज़ को स्प्रेड करने से बचाते हैं टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड. और जो जैसे कि दूसरे प्लांट्स जो होते हैं फील्ड में, क्रॉप जो होते हैं उससे भी वो उसे मीन्स प्रोटेक्ट करता है. दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स, और उस वजह से दोनों क्रॉप से हमें बेटर रिटर्न्स मिलता है. जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो है कॉलीफ्लावर का प्लांट है. देन अनदर इज आई थिंक दिस इज
ग्रेप्स। तो ये अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग प्लांट्स में हमें मीन्स अलग अलग वो चाहिए, तो हम एक फील्ड में हम 2 टाइप्स के जो प्लांट्स हैं वो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के थ्रू हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। और एक ही लैंड पे हमने प्री प्लांट करके क्रॉप रोटेशन करा है, मीन्स अभी हमने कॉलीफ्लावर उगाया है, देन नेक्स्ट हम चेंज कर देंगे और 2 प्लांट्स अगर हम फील्ड में अगर हम ग्रो करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस। हम अलग अलग क्रॉप कॉम्बिनेशंस के थ्रू, जैसे इसे अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसे अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उस हिसाब से हम जो फार्म में है, हमारी लैंड में है, हम 2 क्रॉप्स इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं। The availability of moisture and irrigation facilities decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest. मीन्स मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ होती है, वो डिसाइड करती है कि हमें कौन सा क्रॉप जो है वो कल्टीवेट करना है हमारे हार्वेस्टेड लैंड पे। इफ़ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। क्रॉप रोटेशन 1 टाइम हो जाता है तो आप 2 से 3 क्रॉप जो है वो साल भर में आप ग्रो कर सकते हैं उस लैंड पे, वो हार्वेस्टेड लैंड पे। So students, in the next session we are going to start the next topic 15.1.3 crop protection management of your lesson number 15. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.